नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णाचंद में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत के बारे में। पिछले वीडियो में हमने भारत पर मुस्लिमों के द्वारा किए गए आक्रमण के बारे में पढ़ा था, तो आज उसके आगे दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत का विस्तार 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक रहा है और इन 320 वर्षों के इतिहास में हम 5 वंशों का अध्ययन करेंगे। वो 5 वंश कौन कौन से हैं? गुलाम वंश के शासक 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक शासन किया और खिलजी वंश के शासक ने 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद तुगलक वंश के शासक 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक शासन किया। फिर सैयद वंश के शासकों ने 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक शासन किया। लोधी वंश के शासक ने 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक शासन किया और 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त करके मुग़ल वंश की स्थापना की। तो हम मुग़ल वंश के बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो आज गुलाम वंश के बारे में पढ़ते हैं। गुलाम वंश का विस्तार 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक रहा है। इस वंश को गुलाम वंश या दास वंश क्यों कहते हैं? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसलिए इस वंश को दास वंश या गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। कुछ विद्वान इसे मामलूक वंश का नाम भी देते हैं, जिसका अर्थ है स्वतंत्र माता पिता की गुलाम संतान। और इस वंश में कुल 11 शासकों ने शासन किया। पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा आराम शाह, फिर इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद, बलबन, कैकुबाद और गुलाम वंश का अंतिम शासक था शमसुद्दीन क्यूमर्स। इसमें से हम कुछ इम्पोर्टेंट शासकों के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में, रजिया सुल्तान के बारे में, नासिरुद्दीन महमूद के बारे में और बलबन के बारे में, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। इसी को ही दिल्ली का गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। जब मोहम्मद गौरी ने भारत में लूटपाट करके वापस अफगान गया, उसने भारत में अपने दासों को नियुक्त किया, जो भारत में उसके नाम से शासन कर रहे थे। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यारोहण कब हुआ? मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद 25 जून 1206 ईस्वी को कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यारोहण लाहौर में हुआ। उसने लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाया था। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक दासता से मुक्त नहीं था, इसलिए इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि मलिक या सिपह सालार की उपाधियों के साथ ही शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक को और किस नामों से जाना जाता है? तो इसे लखता या लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह लाखों में दान करता था। हातिम ताई नाम से जाना जाता है। यह बहुत ही परोपकारी था, इसलिए इसे हातिम ताई के नाम से भी जाना जाता था। और कुतुबुद्दीन ऐबक कुरान का बहुत बड़ा ज्ञाता था, इसलिए इसे कुरान ख्वां के नाम से भी जाना जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक के कुछ दरबारी विद्वान थे, तो हसन निजामी और फ़ख्र मुदब्बिर कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी विद्वान थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था और इसका नाम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा था। इसके लिए आधारशिला ऐबक द्वारा रखी गई थी, जबकि इसको इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की 2 मंजिलों का निर्माण करवाया, जबकि इसके शेष 3 मंजिलों का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। और इस मीनार के शीर्ष पर बिजली गिर जाने के कारण इसके शीर्ष का पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। तो यहाँ से यह क्वेश्चन बनता है कि कुतुब मीनार का आधारशिला किसने रखा था? तो इसका उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और यदि यह प्रश्न पूछा जाए कि कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था, तो इसका उत्तर होगा इल्तुतमिश। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अब देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्माण कार्य। तो इसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में इसका निर्माण करवाया था और 2.5 दिन का झोपड़ा जो राजस्थान में है, इसका निर्माण करवाया था।
1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान का खेल खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। रखिएगा, क्योंकि प्रश्न में हमेशा पूछता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसका घोड़े से गिरने के कारण मृत्यु हो गई थी, तो वह है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इसके पुत्र आराम शाह को लाहौर की गद्दी पर बैठाया गया है, जो कि एक अयोग्य शासक था। इसने केवल 8 महीनों तक शासन किया, अर्थात यह जितने आराम से आया और उतने ही आराम से इसे गद्दी से हटा दिया गया। 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इसे हटाकर खुद शासक बन गया। इल्तुतमिश इसका विस्तार 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक रहा। आराम शाह को गद्दी से हटाने के बाद इल्तुतमिश अगला शासक बना। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय बदायूं का सूबेदार था। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की, इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यहाँ फिर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, तो वह है कुतुबुद्दीन ऐबक। और यदि पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो इसका उत्तर होगा इल्तुतमिश। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। जब मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान ने जलालुद्दीन मांगबरनी पर आक्रमण किया था, तब जलालुद्दीन मांगबरनी ने इल्तुतमिश से शरण मांगी, तो इसने शरण देने से इनकार कर दिया और चंगेज खां के आक्रमण से अपनी रक्षा की। इसने सल्तनत काल के 3 महत्वपूर्ण अंग इक्ता, सेना और मुद्रा प्रणाली का गठन किया। इक्ता प्रणाली क्या है? यह धन के स्थान पर वेतन के रूप में भूमि प्रदान करना, अर्थात सैनिकों को धन के स्थान पर वेतन के रूप में भूमि दिया जाता था। और सेना, इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों का एक सलाहकार परिषद बनाया था, जिसे तुर्क-ए-चिहलमानी या दल चलीसा के नाम से जाना जाता था। अब देखते हैं इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित सिक्के। तो इसने टंका और जीतल के सिक्के चलवाए थे। अब देख लेते हैं इल्तुतमिश की प्रमुख विजयें। 1215 ईस्वी में तराइन के तृतीय युद्ध में ताजुद्दीन एल्दौज को इल्तुतमिश ने पराजित किया और 1217 ईस्वी में मैसूर के युद्ध में नासिरुद्दीन कुबाचा को पराजित किया। 1226 ईस्वी में बंगाल विजय की यहाँ के शासक गयासुद्दीन को पराजित किया और 1227 ईस्वी में सिंध एवं मुल्तान विजय नासिरुद्दीन कुबाचा को पराजित किया। 1226 से 31 ईस्वी तक राजपूतों पर विजय प्राप्त किया और 1235 ईस्वी में पंजाब के खोखरों पर इसने विजय प्राप्त किया। इल्तुतमिश ने न्याय मांगने के लिए लाल वस्त्र पहनने की परंपरा को चलाया और 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। इसने अपने जीवन काल में ही रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 40 सरदारों ने रजिया को शासक न बनाकर रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बनाया, जो कि इल्तुतमिश का सबसे छोटा बेटा था। रजिया ने न्याय के लिए लाल वस्त्र पहनकर जुम्मे के दिन मस्जिद के आगे जनता के बीच पहुंची और न्याय की मांग की, जो जनता के हस्तक्षेप के बाद वह शासिका बनी, क्योंकि इल्तुतमिश ने लाल वस्त्र पहनकर न्याय मांगने की प्रथा को लागू किया था। रजिया सुल्तान दिल्ली की प्रथम एवं अंतिम महिला सुल्तान थी। रजिया ने जमालुद्दीन याकूत को प्रोन्नत करके अमीर-ए-आखूर अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया। इसलिए तुर्की अमीरों ने रजिया को जमालुद्दीन याकूत से प्रेम संबंध का अफवाह फैलाया और उसे गद्दी से हटा दिया। रजिया तबर हिंद के सूबेदार अल्तुनिया से पराजित हुई और अंततः दोनों ने विवाह कर लिया और 1240 ईस्वी में कैथल के निकट रजिया एवं अल्तुनिया की हत्या कर दी गई। इसमें कई विद्वानों का अलग अलग मत है। कुछ विद्वान कहते हैं कि 40 सरदारों ने इनकी हत्या करवा दी थी और कुछ विद्वान कहते हैं कि कैथल के निकट रजिया और अल्तुनिया की डाकुओं ने हत्या कर दी थी। अब देखते हैं इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो इल्तुतमिश का पुत्र था, फिर इसके बाद रजिया सुल्तान जो इल्तुतमिश की पुत्री थी। इसके बाद गद्दी पर बहराम शाह आया जो इल्तुतमिश का पुत्र था। बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था और फिर इसके बाद गद्दी पर नासिरुद्दीन महमूद शाह जो इल्तुतमिश का पौत्र था, यह गद्दी पर आया। अब देखते हैं नासिरुद्दीन महमूद शाह 1246 से 1266 ईस्वी तक शासन किया। नासिरुद्दीन महमूद शाह दिल्ली सल्तनत का 8वां शासक बना। यह धार्मिक प्रवृत्ति का सुल्तान था। यह कुरान की प्रतियां लिखा करता था और टोपी सिलकर और कुरान की प्रतियों को बेचकर अपना जीवन यापन करता था। इसने बलबन को अपना वजीर बनाया और बलबन ने
अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद शाह से कर दिया। नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन ही अगला शासक बना। बलबन ईरान का रहने वाला था और उसने अपने दरबार का गठन ईरानी परंपरा के अनुसार किया। इसने ईरानी त्यौहार नवरोज को मनाना शुरू किया और इसने दरबार में सजदा और पैबोस की परंपरा प्रारंभ की। इसने अपने आप को पृथ्वी पर नियावत एक खुदाई अर्थात ईश्वर की प्रतिनिधि और जिल्ले अल्लाह अर्थात ईश्वर की छाया बताया। इसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई अर्थात आक्रमण की नीति को अपनाया। बलबन ने दल चलीसा को समाप्त कर दिया क्योंकि यह जानता था कि दल चलीसा के माध्यम से इसे शासन से हटाया जा सकता है। बलबन के बाद अगला शासक कैकुबाद बना जो एक अयोग्य शासक था। इसके बाद गुलाम वंश का अंतिम शासक त्यूमर्स बना जिसकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में कर दी थी। अब देख लेते हैं प्रीवियस ईयर प्रश्नों को। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? तो वह है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो इसका पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा को चलाई थी। और रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो दोस्तों रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो वह है कुतुबुद्दीन ऐबक। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। यह अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास गुलाम वंश से संबंधित है? तो सही उत्तर है इल्तुतमिश। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है गुलाम वंश के आरंभिक शासकों को निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है? तो इसमें हमें सही अनुक्रम देखना है। तो इसमें सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इसके बाद आराम शाह, इसके बाद इल्तुतमिश और इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान ने गुलाम वंश में शासन किया। अगला प्रश्न है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।